डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, वनस्पति विज्ञान विभाग, बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की फर्स्ट यूनिट के बारे में हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने इकोसिस्टम, इकोलॉजी की डेफिनेशंस, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की। आज हम इकोसिस्टम के अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स को अभी तक हमने प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में डिवाइड किया, उत्पादक और उपभोक्ता में। ईपी ओडम ने 1971 में एबायोटिक कंपोनेंट्स को, अजैविक घटकों को 3 भागों में विभेदित किया, जिन्हें हम बाद में विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे। प्रत्येक घटक का एक अलग चैप्टर है, अतः उसे बाद में डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी हम सिर्फ उसकी एक समरी के बारे में बात करेंगे। ईपी ओडम के अनुसार एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक 3 प्रकारों में विभेदित किए जा सकते हैं, जिन्हें हम अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, कार्बनिक ऑर्गेनिक व जलवायवी या क्लाइमेटिक फैक्टर्स कह सकते हैं। तीनों फैक्टर्स को डिटेल में देखिए। सबसे पहले आता है हमारे पास में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या अकार्बनिक पदार्थ। नेचर में मिलने वाले वे सभी लवण, मिनरल्स जो जैवीय या जैविक घटकों के द्वारा उपभोग में ली जाते हैं। ऑल द मिनरल्स यूज बाय द लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट हों चाहे वो एनिमल्स हों, उन्हें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में काउंट करते हैं या अकार्बनिक पदार्थों में काउंट करते हैं। ये लवण या जो मिनरल्स हैं, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के रूप में, संरचनात्मक घटकों के रूप में शरीर में काम में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में, रासायनिक क्रियाओं में ये उत्प्रेरकों के रूप में काम में लिए जाते हैं। उन रासायनिक क्रियाओं का वेग, स्पीड को ये तेज़ करते हैं और कम ऊर्जा में जो हमारा टारगेट कंपोनेंट्स है, जो विशेष पदार्थ हमने उस रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्मित करना है, उसे कम ऊर्जा के उपयोग के द्वारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की सहायता से निर्मित किया जा सकता है। कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में यह कार्य करते हैं। मुख्य अकार्बनिक कंपोनेंट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स व सल्फेट्स। और इनके साथ साथ कुछ गैसीय कंपोनेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। हमने पीछे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, ऊर्जा को न तो निर्मित किया जा सकता है, न उसे नष्ट किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस और नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट मियरली चेंजेस इट्स फॉर्म्स। यह अपने रूप को परिवर्तित करती है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर अकार्बनिक पदार्थों का और कार्बनिक पदार्थों का जो मात्रा है वह निश्चित है। वह सिर्फ अपना रूप परिवर्तित करती है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाती है। उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता और उन्हें निर्मित नहीं किया जा सकता। जब यह पदार्थ अपना रूप परिवर्तित करते हैं, उसके लिए एक विशेष टर्म हम एक उपयोग में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं जैव भू रसायन चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आपके सिलेबस में डिटेल में है, वो आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल का अर्थ वे सभी साइकिल्स जिनमें बायोलॉजिकल यानी कि जैविक घटक, जियोलॉजिकल यानी कि भौगोलिक घटक और भू घटक, और केमिकल्स रासायनिक घटक, तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के द्वारा, अन्योन्य क्रिया के द्वारा अपने रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। इन्हें हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, जो कि आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आता है हमारे पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ
को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, पहली श्रेणी, वे पदार्थ जो सामान्य कार्बनिक पदार्थों के आपसी क्रिया के फलस्वरूप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर जटिल पदार्थों में परिवर्तित हो गए हैं, अर्थात वे पदार्थ जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित किए गए हैं, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा निर्मित किए गए हैं, जिनमें ऊर्जा का उपयोग हुआ है और ऊर्जा के उपयोग के कारण जो रसायन बने हैं, केमिकल्स बने हैं, उनमें ऊर्जा स्टोरेज की गई है, पोटेंशियल फॉर्म के अंदर स्टोरेज की गई है। इनमें उदाहरण आता है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स इत्यादि। इनका क्षरण, इनको नष्ट करके इनके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। यह पहली श्रेणी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दूसरी श्रेणी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे एटीपी व एडीपी, ये वे कंपाउंड्स हैं जो ऊर्जा का सीधा सीधा संचयन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, जिनके टूटने से सीधा ऊर्जा निर्मित होती है। और तीसरे कंपाउंड्स हैं हमारे पास में जैसे क्लोरोफिल्स या विभिन्न प्रकार के वर्णक, पिगमेंट्स और एंजाइम्स। ये ऑर्गेनिक पदार्थ सीधे सीधे किसी भी रूप में ऊर्जा का संचयन नहीं करते, परंतु इनके द्वारा ऊर्जा संचयन किए जाने वाले रसायनों का निर्माण किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा ऊर्जा के रूप में परिवर्तन किया जाता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उसे रसायन ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य वर्णकों के द्वारा किया जाता है, पिगमेंट्स के द्वारा किया जाता है, और इन अभिक्रियाओं में, इन रिएक्शंस में कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो हमारे पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कार्बनिक पदार्थों की है। इसके पश्चात आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये सभी हम आगे डिटेल में एक चैप्टर में पढ़ेंगे। मुख्य क्लाइमेटिक फैक्टर्स वायु, प्रकाश, वर्षा, तापमान व आर्द्रता। इनके द्वारा जैविक व अजैविक घटकों की आपसी क्रिया को प्रभावित किया जाता है। पोषक पदार्थों का परिसंचरण, ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक ट्रॉफिक लेवल से, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में किया जाता है। उन सभी ट्रांसफर्स को इन फैक्टर्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये हमारे पास में क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। शेष अगले चैप्टर में।